Hey guys, welcome back to the den. I hope you are safe and healthy. So आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों मैंने यूएस और चाइना में इन्वेस्ट किया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप यूएस और चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, फिर आके इसको देखिए। दोस्तों, जब हम एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो आपको पहले वो कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी है, सरकार कैसी है, जीडीपी कैसा है, वहाँ की ग्रोथ कैसी है, परचेजिंग पावर कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसको जानना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली वो दो म्यूचुअल फंड्स जो मैंने पिछले वीडियो में बात करे थे उसको एनालाइज करेंगे। हमें यूएस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, चाइना में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, और रिस्क क्या है चाइना में इन्वेस्ट करने के इसके बारे में बात करेंगे। आखिरी तक देखते रहिए। तो हम दो म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करेंगे और हम ट्राई करेंगे ये जानने के लिए कि यूएस और चाइना में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले हम यूएस टेक्नोलॉजी फंड के बारे में बात करते हैं। अगर इनका आप 1 ईयर चेंज देखेंगे 79.95, बट लास्ट FY20 में इन्होंने 85% का प्रॉफिट्स दिया है। एसेट एलोकेशन छोड़ दीजिए, वेटिंग्स छोड़ दीजिए, टॉप 10 होल्डिंग्स में आता है सीधा। तो ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जिन पे इनके सबसे ज़्यादा इन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन टॉप 10 होल्डिंग्स इज़ 26.75%, यानी मेजॉरिटी ऑफ पैसा आपका इन्हीं 10 कंपनीज़ में जाने वाला है। तो अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट ने 74.76, माइक्रोन टेक्नोलॉजी 4 में आती है, नाम को याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। 79.72, फेसबुक 58.80, ट्विलियो 227.52, टेस्ला 353.68, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं और तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड 2020 में ये बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी ही मेनली टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने ही आउट परफॉर्म किया। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क और बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न कैटेगरी में नहीं आता, थोड़ा सा इससे नीचे अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपको बस यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको मतलब मैंने ये 10 कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स और ये सब भी एनालाइज किया, तो आपको भी यही चीज़ करना है कि इनके फाइनेंशियल्स देखना है। आपको सिर्फ ये 1 ईयर चेंज देख के नहीं रुकना है। फाइनेंशियल्स एक अपने आप में एक बहुत ब्रॉड और बहुत अलग चैप्टर है, इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है कभी, बट इस पर मैं बस 1-2 चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मैं फेसबुक की बात करूँ इनके फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में देखेंगे तो इनका हर साल इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होते जा रहा है। अगर मैं नॉर्मलाइज्ड EBITDA की बात करूँ तो ये भी हर साल इंक्रीज़ होते जा रहा है, जो भी बहुत अच्छा है। अर्निंग्स जो है इनका इंक्रीज़ होते जा रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो काइंड ऑफ पॉजिटिव है। फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, एट्सेट्रा, वो आपको स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल जाएंगे, बट इस पर हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि हमने यूएस एक टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट किया, तो हमें जानना ज़रूरी कि इंडिया और यूएस में टेक्नोलॉजी का क्या अंतर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडियाज़ कॉर्पोरेट सेक्टर टू द जीडीपी, 2008 के बाद से एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि 2018 में 3% हो गया है, और अभी भी ये 3 to 4% के बीच में ही रह रहा है। तो इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट्स इतना नहीं दे पा रहा है। अगर वही चीज़ मैं यूएस में देखूँ तो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, एक लिनियरिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे। अच्छे खासे प्रॉफिट्स ये लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। देखिए दोस्तों, आप मानो या ना मानो, बट इंडिया पे टेक्नोलॉजी के टर्म में हम यूएस से पीछे ही हैं। जैसे अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यूएस ने बहुत जल्दी वो चीज़ों को अडेप्ट किया, बट इंडिया में हम अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाए हैं उसको। तो यूएस बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडेप्ट करती है, और हमें शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे गूगल इज़ द लास्ट सर्च इंजन, फेसबुक इज़ द लास्ट सोशल मीडिया, फिर एप्पल इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर। तो ये जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, फ्यूचर में ये अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर भी आता है तो ये उन्हें एक्वायर कर लेंगी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ने यूट्यूब को बाय किया 2006 में $1.65 बिलियन में,
आज की डेट में यूट्यूब गूगल को डबल द वैल्यूएशन ऑफ रेवेन्यू पर क्वार्टर देता है। तो क्वार्टर, अगर मैं 2020 क्वार्टर 2 की बात करूँ तो 3.81, क्वार्टर 1 की बात करूँ तो 4.04 बिलियन डॉलर्स ये पर क्वार्टर दे रहा है। तो ये बड़ी कंपनी सारे ऐसे कंपनीज़ को एक्वायर कर लेंगी और ये खुद अपने आप में बड़ी रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता इनसे कोई कम्पीट कर पाएगा फ्यूचर में भी। मुझे लगता है कोई दूसरा सर्च इंजन निकलेगा जो कि गूगल को रिप्लेस कर दे। अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करूँ, कोरोना केसेस, आपको तो पता ही है इंडिया में क्या हाल हो रहा है और बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कंट्रोल किया और डिक्लाइन हो रहा है। अगर मैं IMF प्रोजेक्शंस की बात करूँ तो IMF ने प्रोजेक्ट किया है 6.4% ग्रोथ USA के लिए, और वहीं पे इंडिया के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है डबल डिजिट नंबर, दैट इज़ 12.5%। बट ये 1.5 महीना पुराना प्रोजेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता ये अभी सस्टेन करेगा। ये शायद ये लोग फिर से रिवाइज़ करें, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इंडिया का हाल है तो 12.5% तो नामुमकिन है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो USA का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाइना आता है, फिर जापान, हांगकांग, फिर आता है इंडिया। अगर 100 बड़ी कंपनीज़ की हम यहाँ पे बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, सब मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ आपको यहाँ पे US की देखने को मिलेंगी। और ये 2 कंपनीज़ अलीबाबा, टेंसेंट है जो यहाँ पे आते हैं, और सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली सऊदी अरामको। बट अगर आप देखेंगे तो हमने वो 2 म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हमने ये सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है। अगर मैं 10 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहला आता है NYSE, फिर आता है NASDAQ, फिर शंघाई, हांगकांग, और हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वो 9th में आता है। आपको एक फिगर दूंगा तो आपका होश उड़ जाएगा। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, NYSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $24.49 ट्रिलियन एज ऑफ जनवरी 2021, और इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2.9 ट्रिलियन का। यहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब इतना ज़्यादा है, अब सोचिए। सेकंड आता है NASDAQ में सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज लिस्टेड रहती हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सारी की सारी। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $19.34 ट्रिलियन एज ऑफ जनवरी 2021। नेक्स्ट आता है ग्रेटर चाइना फंड, तो इनका 1 ईयर चेंज अगर देखेंगे तो 68.16, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। टॉप 10 होल्डिंग्स में सीधा यहाँ पे आते हैं। पहला आता है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, फिर टेंसेंट, अलीबाबा, टेंसेंट यानी जिसने PUBG बनाया, अलीबाबा आपको पता ही है। तो इनका परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इन टॉप 10 होल्डिंग में 44.7, यानी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पैसा ये 10 कंपनीज़ में आपका जाएगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। नेक्स्ट हम आते हैं IMF ने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है कि 8.4% से इनका ग्रोथ होगा, अच्छी बात है। अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ तो भी मुझे एक लिनियरिटी दिख रही है, और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे, और कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर मैं मुझे पता नहीं आपको पता है नहीं, बट अभी वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो गोल्डमैन सैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 0.5% ऑफ द GDP से इफेक्ट होगा, और जो गुड्स इस पर डिपेंड करते हैं उनका प्राइस जो है वो 3% से शायद इन्फ्लेट हो सकता है या बढ़ सकता है। बहुत सारे कंपनीज़ इसके वजह से शट डाउन हो जा रही हैं। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि एशियन कंट्रीज प्रोड्यूस मोर देन 70% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स, ताइवान और साउथ कोरिया। US tech firms rely on Taiwanese contract manufacturers to produce 90% of their chips. US tech firms मतलब आप समझिए कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं ताइवान पे। नेक्स्ट हम आते हैं टॉप 10 लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज। अगर रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो सैमसंग सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद इंटेल, फिर SK, फिर TSMC। याद है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने यहाँ पे बात करी थी, तो ये वही कंपनी है। उसके बाद माइक्रोन टेक्नोलॉजी US टेक्नोलॉजी फंड में ये था 4th में। उसके बाद क्वालकॉम, फिर ब्रॉडकॉम, टेक्सास, तोशिबा, इन्विटा। तो वो 2 म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपने ऑलमोस्ट सारे कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है। अगर हम सैमसंग और SK को हटा देंगे तो हमने ऑलमोस्ट सब में ही इन्वेस्ट किया। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और US टेक फर्म्स ताइवान पर रिलाई करता है, तो मुझे लगता है कि शेयर प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। अगर कोरोना केसेस की बात करें, मुझे पता नहीं डेटा कितना सच्चा है या झूठा है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो मेरे सामने है अगर मैं उसे कंपेयर करूं
तो ऑब्वियसली चाइना ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। दोस्तों कुछ रिस्क्स भी होते हैं, मतलब चाइना में इन्वेस्ट करने का। ऑब्वियसली वो एक कम्युनिस्ट पार्टी वो कंट्री को रूल कर रही है। ऑल्दो चाइना ने फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स अडेप्ट किया है, लेकिन जो द रूल्स दैट गवर्न a public company in China is completely different from the US। चाइना में मेजॉरिटी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है अभी भी वहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। स्कैम 1992 देखे होंगे तो आपको पता होगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। बट ये चीज़ यूएस में नहीं होती। इनसाइडर ट्रेडिंग यूएस में बैन है, इंडिया में भी नहीं होती है। तो बात आती है कि क्या चाइना में इन्वेस्ट करना सेफ है थ्रू दैट म्यूचुअल फंड? तो येस इट इज़ सेफ। क्योंकि क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, ये लोग अपने मैनेजर्स वहाँ पे रखते हैं जो कि कंपनी विजिट करके उनके ड्यू डिलिजेंस करके उनको रिपोर्ट्स देते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट होती है। इसी के लिए अगर आपने मार्क किया होगा तो इनका एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो थोड़ा सा हाई रहता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स। तो ये मेरे कुछ रीजन्स हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के। बहुत सारे रीजन्स हैं जिसमें से मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश करी। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।